हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई एम अंकिता और हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स का चैप्टर परसेंटेज। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात किया था परसेंटेज और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस देखे थे, उसके एप्लीकेशंस देखे थे। तो उसी को हम लोग और आज हाई लेवल के क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी नगर में 3 लाख की जनसंख्या में 1,80,000 पुरुष हैं। ठीक है, 3 लाख टोटल वहाँ की पॉपुलेशन है, जिसमें से 1,80,000 जो है क्या है, मेल्स हैं। 50% पॉपुलेशन जो है साक्षर है, 50% जनसंख्या क्या है, साक्षर है, लिटरेट है। यदि 70% पुरुष साक्षर हों तो साक्षर महिलाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, 70% अगर पुरुष जो है लिटरेट है, 70% मेल्स लिटरेट हैं, तो फीमेल्स का नंबर बताना है हमको, लिटरेट फीमेल्स का। ठीक है, जो साक्षर महिलाएं हैं उनका। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें क्या टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या दिया है। टोटल पॉपुलेशन 3 लाख की है, इसमें से मेल्स कितने हैं, 1,80,000 एंड जो बाकी के जो बचे वो क्या हो जाएंगे, फीमेल्स। ठीक है, 1,80,000 मेल्स हैं, तो 3 लाख माइनस 1,80,000 क्या हो जाएगा, 1,20,000। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, फीमेल्स का नंबर, टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स, टोटल नंबर ऑफ मेल्स। टोटल नंबर ऑफ मेल्स क्या बोल रहा है, 70% मेल्स जो है क्या है, लिटरेट है, तो इसका क्या निकाल लेंगे, नंबर निकालेंगे साक्षर पुरुषों की, साक्षर पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगी, 70% ऑफ 1,80,000, 1,80,000 का 70% क्या हो जाएगा, लिटरेट। ठीक है, ये हो गया 1,26,000। ठीक है, तो 1,26,000 पुरुष जो होंगे क्या हो जाएंगे, साक्षर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक चीज और कंडीशन दी है हम लोग, ये भी कंडीशन लिख लिए, ये भी कंडीशन लिख लिए। एक कंडीशन बची है क्या, 50% जनसंख्या जो है साक्षर है, टोटल पॉपुलेशन का 50%, कितना, 50% क्या है ये, साक्षर। कुल साक्षर जो निकालेंगे हम लोग साक्षर की संख्या, तो कितनी हो जाएगी, 3 लाख का 50%, जो कि आएगा क्या, 1.5 लाख। ठीक है, 3 लाख का आधा क्या हो जाएगा, 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख लोग जो है साक्षर है। इसमें महिला और पुरुष दोनों इंक्लूडेड है, फीमेल्स और मेल्स दोनों का नंबर से वो टोटल नंबर ऑफ लिटरेट बता रहा है ये, क्लियर। और हम लोग के पास टोटल नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स कितने हैं, 1,26,000। तो साक्षर महिलाओं की संख्या हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, साक्षर महिलाओं की संख्या हो जाएगी क्या, टोटल नंबर ऑफ लिटरेट माइनस टोटल नंबर ऑफ लिटरेट मेल्स। ठीक है, ये मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को इंक्लूड करके बना है, इसमें से मैं मेल्स का नंबर माइनस कर दूंगी तो क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल्स, साक्षर महिलाओं की कुल संख्या क्या हो जाएगा, 1.5 लाख माइनस 1,26,000 क्या आ जाएगा, 24,000। ठीक है, मतलब कि 24,000 जो फीमेल्स हैं वो होंगी साक्षर, क्लियर, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। एक शहर की जनसंख्या 9,000 है, पुरुषों की संख्या 8% व महिलाओं की संख्या 5% बढ़े तो जनसंख्या 9,600 हो जाएगी। ठीक है, तो बताना है क्या, पुरुषों की संख्या बताइए, क्लियर। पहले जनसंख्या थी 9,000 और अब मेल और फीमेल के नंबर्स में ग्रोथ हो रहा है 8% और 5% से, तो पॉपुलेशन हो जा रही है कितनी, 9,600। ठीक है, तो हमको बताना है पुरुषों की संख्या, क्लियर। सबसे पहले हम लोग ग्रोथ रेट निकाल लेते हैं, कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, या बोले तो जनसंख्या में वृद्धि
जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ है, नया वाला जो है माइनस पुराना वाला, इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर करते हैं, पहले से ही इनटू 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में निकाल रहे हैं कि कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है ओवरऑल। क्लियर, ये हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 9000 इंटू 100, ठीक है, ये जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, ये आ जाएगा क्या, 3 3 9, 3 20 60, ठीक है। तो 20/3 नेट चेंज आ रहा है किसमें, पॉपुलेशन में, नेट परसेंटेज चेंज या नेट परसेंटेज इंक्रीमेंट हो रहा है ओवरऑल पॉपुलेशन में, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे मेल में कितना परसेंट है और फीमेल में कितना परसेंट है। क्लियर, तो इसको हम लोग लिख लेंगे इस साइड मेल और इस साइड लिख लेंगे फीमेल, ठीक है। मेल का परसेंट रेट क्या है 8%, या 8 बस लिखते हैं, यहाँ पे परसेंट नहीं लगाते, ठीक है, 8 और ये है 5, ठीक है। ओवरऑल कितना रेट ग्रोथ हो रहा है 20/3 का, इसको मैं मिडिल में लिख दूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखो 20/3 क्या है, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, 6.66 अगर देखें तो यहाँ पे जो रहेगा दिस माइनस दिस 20/3 माइनस 5, और यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस, क्लियर, 8 माइनस 20/3, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जब भी दो चीज़ का ग्रोथ रेट दिया हुआ हो और उसकी वजह से ओवरऑल में कुछ चेंजेस आ रहे हो, तो हम लोग पहले नेट निकाल लेंगे कितना चेंज आ रहा है, ओवरऑल चेंज रेट जो भी है वो, ठीक है। और वो दो चीज़ मेल और फीमेल के नंबर्स में इंक्रीमेंट होने से ये रेट भी इनमें भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, ये 20/3 माइनस 5, ऐसे एरो लगा देती हूँ मैं इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है, 20/3 माइनस 5 और 8 माइनस 20/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 3 5 = 15, एलसीएम लेंगे तो बाय 3, और ये हो जाएगा 8 3 = 24 माइनस 20/3। हम लोग इसको रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। ये जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इनका रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, ताकि इससे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सके नंबर ऑफ मेल्स, ठीक है। क्या बचेगा 5/3 टू 4/3, देखो दोनों के अपॉन में 3 है, कैंसिल आउट हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, मेल इज टू फीमेल का 5:4, ठीक है। ये रेशियो है किसका, मेल टू फीमेल, और पूछा क्या है, पुरुषों की संख्या यानी नंबर ऑफ मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स पूछ रहा है। देखो 5 + 4 ओवरऑल दिया है 9000, 5 + 4 मतलब कि 5 + 4 इज इक्विवेलेंट टू 9000, इट मीन्स 9 इज इक्विवेलेंट टू 9000। तो क्या बोल सकते हैं, एक जो है 1000 के इक्विवेलेंट होगा। सिमिलरली हम लोग को चाहिए मेल का नंबर्स, तो 5 इज इक्विवेलेंट टू 9000 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5, ठीक है, जो कि आएगा 5000। क्लियर है, इस तरीके से हम लोग इसको इस ट्रिक से निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग को एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, क्लियरली हम लोग यहाँ पे ग्रोथ रेट लिख लिए इनका, मेल का और फीमेल का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल जो चेंज है उसको हम लोग यहाँ पे मिडिल में लिखेंगे, देन दिस माइनस दिस यहाँ पे जाएगा डायगोनली, ठीक है, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो रेशियो बनेगा वो जिस सीक्वेंस में हम लोग लिए थे उसी सीक्वेंस में ये रेशियो बनेगा, मेल इज टू फीमेल का। देन टोटल हम लोग को पता है 5 + 4 यानी कि 9 जो है इक्विवेलेंट होगा 9000 के, और हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ मेल्स, तो 5 इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 9000/9 इंटू 5, तो ये 9 1 = 1000 टाइम 5 इंटू 1000 5000, सो नंबर ऑफ मेल्स क्या हो जाएंगे 5000, ठीक है। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ फीमेल्स पूछता तो 4 इंटू 1000 हो जाता 4000। क्लियर है, नोट कर लेंगे ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करके 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक अन्य विद्यार्थी 42% अंक प्राप्त करके आवश्यक न्यूनतम अंक से 24 अंक अधिक प्राप्त करता है, ठीक है।
क्या बोल रहा है, एक विद्यार्थी जो है 35 ओवरऑल उसको 35% मार्क्स मिलते हैं और वो फेल हो जाता है कितने नंबर से, 25 नंबर से। मतलब अगर उसको 25 नंबर और मिलते तो वो पास हो जाता, ठीक है, लेकिन 25 नंबर से वो फेल हो गया है। और अगर दूसरा बच्चा जो है, दूसरा विद्यार्थी जो है 42% उसने अंक प्राप्त किया है, 42% मार्क्स उसने स्कोर किया है और आवश्यक न्यूनतम अंक यानी कि पासिंग मार्क्स जो था उससे उसने 24 नंबर अधिक प्राप्त किया है, ठीक है। इट मीन्स देखो इस टाइप के केस में क्या होता है, जब भी ऐसा दिया हो आप लोग लिख लेंगे इसको नोट करके, एक स्टूडेंट का अगर दिया है, एक स्टूडेंट पासिंग मार्क्स से x मार्क्स कम प्राप्त कर रहा हो और दूसरा पासिंग मार्क्स से y मार्क्स या y अंक ज़्यादा या अधिक प्राप्त कर रहा हो, ठीक है, और दोनों के परसेंटेज भी गिवन हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो इसकी कंडीशन समझेंगे। एक स्टूडेंट जो है पासिंग मार्क्स से x मार्क्स कम पा रहा है, देख रहे हैं हम लोग 25 नंबर, ये x क्या है 25 है, और दूसरा जो है पासिंग मार्क्स से ज़्यादा पा रहा है कितना 24 नंबर, ठीक है, और दोनों का परसेंटेज भी दिया है, इसने ओवरऑल 35% स्कोर किया, इसने 42%, क्लियर। तो इस केस में क्या करते हैं, फेल और पास वाले का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ फेल एंड पास्ड स्टूडेंट्स, ठीक है, किसमें, परसेंटेज में, डिफरेंस ऑफ फेल्ड एंड पास्ड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स का क्या डिफरेंस, फेल और पास का, और इधर साइड जो मार्क्स है उन दोनों का सम, क्लियर। इस तरीके से हम लोग करेंगे, इसको इक्विवेलेंट करके करेंगे क्योंकि डायरेक्टली इक्वल नहीं करेंगे हम लोग, एक्स वाई नहीं मान रहे क्योंकि, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों का डिफरेंस, इनके परसेंटेज का, 42 माइनस 35, ये दोनों किस में है, परसेंटेज में है, इज इक्वल टू एक्स क्या है 25 और ये है 24, ये कितना हो जाएगा 7% का डिफरेंस है, इक्वल नहीं लगाते यहाँ पे, इक्विवेलेंट का साइन लगाएंगे, 7% इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 4 5 9 और ये 4, ठीक है 49। हमको बताना है मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स 100% रहा होगा, ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है तो मैक्सिमम मार्क्स 100% होगा, 7% इज इक्विवेलेंट टू 49, देन 100% वुड बी 49 बाय 7 इंटू 100, ठीक है, क्या हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, 7 इंटू 100 700, इट मीन्स मैक्सिमम मार्क्स या बोले पूर्णांक, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स या फिर पूर्णांक जो है वो कितना है 700, क्लियर है। बस हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा, इन दोनों के सम के, एक को कम मार्क्स मिल रहे हैं एक को ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, क्लियर है, ये कंडीशन याद रखेंगे, ठीक है, नोट जो करवाया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए अधिकतम अंक का 36% होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स का 36% जो होगा पासिंग मार्क्स होगा, ठीक है। एक छात्र को 113 अंक मिले और उसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, मतलब कि उसको 115 मार्क्स मिले हैं और वो फेल हो गया कितने नंबर से, 85 नंबर से। इट मीन्स अगर 113 में उसको 85 और नंबर मिल जाए, इट मीन्स क्या 113 प्लस 85 हो जाए तो वो पासिंग मार्क्स हो जाएगा उसका, वो पास हो जाएगा। और यही जो पासिंग मार्क्स है वो परसेंटेज में इक्विवेलेंट है 36 के,
ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं 36% इज इक्विवेलेंट टू 113 प्लस 85। क्लियर, 36% जो है इक्विवेलेंट होगा, ये ऐड होके होगा 198। ठीक है, तो हमको चाहिए क्या, मैक्सिमम मार्क्स, पूर्णांक। तो 100% क्या हो जाएगा, 198 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100। ठीक है, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 9 ज़ा 4 25 ज़ा। क्लियर, और ये 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, 25 2 ज़ा 50, कैरी 5, 25 2 ज़ा 50 प्लस 5 550। क्लियर, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स या पूर्णांक बोले या फिर टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 550। इस तरीके से कंपेयर करके हम लोग निकाल सकते हैं मार्क्स। बस हम लोग को क्या, क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। क्लियर, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर कोई व्यक्ति 240 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी की कीमत कम होने के पहले तथा बाद में क्या थी। ठीक है, देखोगे 20% क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है किसके प्राइस में, शुगर के प्राइस में। और कोई व्यक्ति जो है वो पहले 240 रुपये में जितना भी खरीदता था, अब वो 6 किलोग्राम और ज़्यादा खरीद सकता है। मान लो 240 रुपये में पहले 10 किलोग्राम खरीदता था, तो अब वो कितना खरीद पाएगा, प्लस 16 किलोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर 240 में 10 केजी पहले खरीदता था, तो अभी वो 6 केजी और ज़्यादा खरीद रहा है। क्लियर, वही चीज़ लिखा है यहाँ पे, कोई व्यक्ति 240 रुपये में 6 केजी चीनी अधिक खरीदता है, तो चीनी की कीमत बतानी है हम लोग को कम होने के पहले, यानी कि ओरिजिनल प्राइस जो पहले था, और रिड्यूस होने के बाद। क्लियर है, देखेंगे ये जो कमी है 20% जो कमी है, इसी की वजह से वो 6 केजी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। प्राइस में 20% जो रिडक्शन हो रहा है उसकी वजह से वो 6 केजी एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है। इट मीन्स ये जो कमी है वो इसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, ये जो 20% कमी है प्राइस में, यही 6 केजी मतलब एक्स्ट्रा खरीद पा रहा है वो। ठीक है, तो 20% इज इक्विवेलेंट टू 6 केजी। हम लोग को पता करना है क्या, टोटल इसका वैल्यू देख लेते हैं। 100% 6 बाय 20 इंटू 100। ठीक है, 25 ज़ा हो जाएगा, 5 6 ज़ा 30 केजी। 30 केजी क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा 6 इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, 6 एक्स्ट्रा खरीद रहा है तब की बात है ये। क्लियर, यहाँ पे लिख देती हूँ, जब 6 केजी एक्स्ट्रा शुगर खरीद रहा है। ठीक है, तब ये इतना टोटल उसका वैल्यू है, मतलब वेट है। ठीक है, 30 केजी। तो पहले वो कितना खरीद पा रहा होगा, 30 - 6 कर दूं मैं, या फिर पहले प्राइस निकाल लेते हैं इसका। प्राइस आफ्टर रिडक्शन क्या हो जाएगा, 240। टोटल प्राइस 240 है, हम लोग को पर केजी का प्राइस बताना है। 240 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 30, 0 0 कैंसिल, मतलब 8 रुपीज़ पर केजी ये रिड्यूस होने के बाद का प्राइस है। ठीक है, कम होने के बाद की कीमत। ठीक है, कम होने के बाद की कीमत 8 रुपये प्रति किलोग्राम, क्योंकि वो 6 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद रहा है, तो ओवरऑल उसका नेट वेट जो हो गया 30 किलोग्राम को टोटल खरीद रहा है। ठीक है, यही 30 किलोग्राम कितने में खरीद रहा है, 240 रुपये में खरीद रहा है। कितना हो जाएगा, 8 रुपये पर किलोग्राम इसका रेट हो जाएगा। अब देखते हैं, 30 में से हम लोग 6 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 24। यहाँ पे लिख दें ओरिजिनल प्राइस, या फिर बोलें प्राइस बिफोर रिडक्शन, कमी के पहले की कीमत। क्या हो जाएगी, कमी होने के पहले की कीमत 240 रुपये में पहले 24 केजी खरीद रहा था, बाद में 240 रुपये में 30 केजी खरीदता है, तो 240 बटे
24, 10 रुपीज़ पर केजी। इट मीन्स पहले वो 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदता था, 240 रुपये में टोटल 24 किलोग्राम। जब रेट कम हुआ 20% तो वो 240 रुपये में ही 30 किलोग्राम खरीदता है 8 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। तो उसका पहले और बाद में कीमत ये रहेगी, ठीक है, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सेबों की कीमत में 20% कमी होने से कोई व्यक्ति 100 रुपये में 5 सेब अधिक खरीद सकता है, तो सेब के पहले की कीमत क्या थी? ठीक है, देखो सेब की कीमत में कितना % डाउन हो रहा है, कितना % कम हो रहा है, 20% का। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, प्राइस कम होगा तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो कोई व्यक्ति 100 रुपये में 5 सेब और अधिक खरीद सकता है, जितना वो खरीद रहा होगा उससे वो 5 ज़्यादा खरीद सकता है। तो हमको बताना है सेब का पहले का जो कीमत था। ठीक है, तो सबसे पहले देखोगे ये जो कमी आ रही है यही तो इंसान को इनेबल कर रही है कि वो 5 सेब एक्स्ट्रा खरीद सकता है। क्लियर? तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही रहेगा, 20% जो है वो इक्विवेलेंट होगा किसके? 5 के। इस कमी की वजह से ही वो 5 सेब अधिक खरीद पा रहा है। ठीक है, तो हमको चाहिए, पहले हम लोग 100% निकालेंगे। 100% में कितने नंबर ऑफ एप्पल्स थे? ठीक है, ये नंबर ऑफ एप्पल्स निकालेंगे हम लोग यहाँ से 100%। ये 20% से 5 सेब एक्स्ट्रा खरीद सक रहा है, तो टोटल 100% यानी कि रेट कम होने पे टोटल कितने नंबर ऑफ एप्पल्स खरीद सक रहा है वो बताएगा। तो 5/20 इंटू 100। ठीक है, 25 जा और 5 जा 25। क्लियर? 25 सेब वो टोटल खरीद पा रहा है, कब? जब 20% कमी आ रही है। क्लियर? 25 सेब खरीद पा रहा है। ठीक है, ये नया वाला है, जब कमी हो रही है उसके बाद का है। लिख देती हूँ यहाँ पे मैं कमी के बाद, क्योंकि हम लोग इसी को कंपेयर कर रहे थे ना कमी से। तो कमी के बाद वो 25 सेब खरीद रहा है। ठीक है, तो कमी के पहले कीमत में, कमी के पहले कितना सेब खरीद पा रहा होगा? 25 माइनस 5, क्योंकि 5 एक्स्ट्रा सेब खरीद रहा है, इसका मतलब 20 सेब वो खरीद रहा होगा। कब? जब प्राइस कम नहीं हुआ था। ठीक है, कमी के पहले। हमको बताना है सेब के पहले की कीमत। ठीक है, पर एप्पल हम लोग रेट निकालेंगे 100 रुपीज़ से। अभी वो 25 सेब 100 रुपये में खरीद पा रहा था जब 20% की कमी हो रही थी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले वो कितना खरीद पा रहा होगा, 5 माइनस कर देंगे क्योंकि 5 वो एक्स्ट्रा खरीद पा रहा था। तो टोटल वो 20 सेब पहले खरीद रहा था, कितने में? 100 रुपये में। ठीक है, तो सेब की कीमत क्या हो जाएगी? पहले की ना, ये पहले की कीमत है जो ओरिजिनल प्राइस था उसका। 100 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा 5 रुपये पर सेब। ठीक है, एक सेब का प्राइस 5 रुपये होगा। यही कीमत हम लोग को बतानी है, यहाँ पे नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक विद्यार्थी अपने 3000 रुपये स्कॉलरशिप का 30% भोजन में, 35% शुल्क में, 25% मनोरंजन में खर्च करता है। यदि वह शेष राशि का 10% दान में खर्च करता हो तो उसकी बचत बताइए। ठीक है, यहाँ पे दे दिया है टोटल कितना? 3000 रुपये है उसका स्कॉलरशिप, जिसमें से 30% वो भोजन में खर्च कर रहा है, 35% शुल्क में और 25% मनोरंजन में खर्च कर रहा है। इट मीन्स अगर मैं इन सारे परसेंटेज को ऐड कर लूँ तो टोटल एक्सपेंस उसका यहाँ से पता चल जाएगा, मतलब भोजन, शुल्क और मनोरंजन को मिला के। ठीक है, देखते हैं। 3000 रुपये टोटल उसके पास है, जिसमें से उसके 30% प्लस 35% प्लस 25%, ये डिफरेंट सेक्टर्स में उसके खर्चे हैं। इन तीनों को मैं ऐड कर लूँ, 30 प्लस 35 प्लस
25, इतना टोटल परसेंट ये खर्च कर रहा है किसमें, भोजन शुल्क और मनोरंजन में। कितना हो जाएगा ये 65, 25, 5, 5, 10, 90, ठीक है 90%। 90% वो इन तीनों चीज में खर्च कर रहा है, क्लियर। और अब 90% वो इन तीनों चीज में खर्च कर रहा है तो 10% बचेगा। 10% का क्या बात हो रही है यहाँ पे जो बोल रहा है, यदि वह शेष राशि, मतलब कि इन तीनों में खर्च करने के बाद जो बच रहा है उसके पास, उसका 10%, ठीक है। इन तीनों में खर्च करने के बाद जो शेष राशि है कितना है, 10% ऑफ 3000, ठीक है। इसका 10% वो देता है दान, ठीक है। और बाकी 90% क्या होंगे, उसके पास बचेंगे। इसमें से जो बच रहा है उसमें से 10% वो दान कर रहा है, दान में खर्च कर रहा है। इट मीन्स 90%, 10% का 90% बचेगा, तो हम लोग को बताना है उसकी बचत, क्लियर। क्या करेंगे, 90% ऑफ 10% ऑफ 3000, ठीक है, ये चीज बतानी है हम लोग को। उसकी बचत क्या हो जाएगी, 90%, 10% ऑफ 3000, ठीक है। 3000 का 10% और जो आएगा उसका 90%, यही हमारी क्या है, बचत है, इसकी बचत है, ठीक है। कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 9 3 27, 270 रुपीज उसकी बचत होगी इतना खर्च करने के बाद, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि के कारण उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में x% की वृद्धि होती है। यदि उस व्यक्ति की बचत 5/7% है तो x का मान बताइए, ठीक है। देखो, कोई व्यक्ति है जो अपनी इनकम का 80% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, उसका एक्सपेंडिचर है 80%, और कुछ एक्स्ट्रा खर्चे के कारण, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस के कारण उसका जो खर्च है पहले जितना था उससे 37.5% और ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और उसकी आय में भी वृद्धि हो रही है। ये दोनों सिचुएशन जो है, कंडीशंस जो है साथ साथ हो रही है। यदि उस व्यक्ति की बचत 5/7% है तो x का मान बताइए, ठीक है। ये नया बचत है उसका, ये बढ़ने और इसके बाद, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज़ कि उस पर्सन की इनकम को हम लोग मान लें कितना, 100 रुपीज़। परसेंटेज में अगर वैल्यूज़ नहीं गिवन है तो बेसिकली हम लोग क्या लेते हैं, 100 लेके उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये उसकी इनकम, पहले की इनकम जो है वो मान लेते हैं कितनी, 100, ठीक है। अब 100 में से 80% जो है वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। 100 का 80% क्या हो जाएगा, 80% ऑफ 100, 80 ही होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली इसको 80 लिख देते हैं। और बचा जो है वो सेविंग हो जाएगा, ये एक्सपेंसेस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि खर्च में 37.5% होगा और आय में x% की वृद्धि होगी, दोनों में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो पहले तो इनकम को इंक्रीज कर लें, पहले था 100 रुपये, अब 100 का x% और बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 + x, अभी इनकम क्या हो गया, 100 + x। अब 100 + x में जो एक्सपेंडिचर है इसका, वो पहले का 37.5% और ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। पहले कितना था, 80 रुपीज़ था, अगर मैं 100 के टर्म में ले रही थी तो 80 था, 80 का 100% तो रहेगा ही, मतलब ये 80 खर्च जो है ये तो रहेगा ही, प्लस 37.5% ऑफ 80, इट मीन्स 80 + 80 × 37.5% का 100, ठीक है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते थे, 80 अपने आप में 100% है, ठीक है। 100 80 × 100 + 37.5, 137.5/100 लिख सकते हैं, ठीक है। और बोल रहा है क्या
बचत जो है 5 से ही 5/7% है, उस व्यक्ति की बचत इतनी है, ठीक है। तो 5 और इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं इसको, 7 पंचे 35, 35 5 40, मतलब 40/7% ऑफ 100 प्लस x, ये है सेविंग्स इंक्रीज होने के बाद इनकम में, ठीक है। और ये है एक्सपेंसेस। यहाँ पे हम लोग को एक्सपेंसेस परसेंटेज में नहीं दिया है, हम लोग यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी, ठीक है। सबसे पहले तो डेसिमल हटा दो, ये एक 0 कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा, और ये 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, ठीक है। और ये इंटू हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 110, ठीक है। क्या हो जाएगा 110 एक्सपेंसेस उसके, ठीक है। इसको हटा दें, इस तरीके से लिख देते हैं, 80 इंटू 137.5/100 इज इक्वल टू कितना आया था 110 रुपये, क्लियर। अब 110 रुपये जो दिया है ये परसेंट में नहीं दिया है, हम लोग यहाँ से उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, कैसे, सेविंग्स जो है इनकम का 40/7% है, ठीक है। इनकम अपने आप में क्या होगी 100% होगी, 100% इनकम जो है 100% है ना, इनकम माइनस सेविंग करूंगी अगर मैं तो मेरे को एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो इनकम का परसेंटेज माइनस सेविंग्स का परसेंटेज कितना होगा, इनकम माइनस सेविंग करते थे ना हम लोग, पहले भी इसका कंसेप्ट पढ़ चुके हैं। तो हो जाएगा ये 100 माइनस 40/7% ऑफ 100 प्लस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 110, ठीक है। क्या बात कर रहे हैं हम लोग, एक्सपेंडिचर की, खर्च की, क्लियर। ये खर्च की बात कर रहे हैं हम लोग। 100 माइनस 40/7% हम लोग माइनस कर देंगे इन दोनों को, तो बचेगा क्या, एक्सपेंसेस, खर्चे किसका 100 प्लस x का, ठीक है। अब लिख लेते हैं इसको, 700 माइनस 40, एलसीएम ले लिया है हम लोग ने, 7 इंटू 100 700/7, और परसेंट का लगा दूं मैं यहाँ पे 100 इंटू 100 प्लस x इज इक्वल टू 110, क्लियर। ये हो जाएगा 660/700 इंटू 100 प्लस x इज इक्वल टू 110। अब हम लोग ये जो नंबर्स हैं इनको इक्वल के उस साइड ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा ये 100 प्लस x 110 इंटू 700 रेसिप्रोकल हो जाता है, इक्वल के उस साइड जाता है तो, और ये 660 डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और मल्टीप्लाई में जो डिवाइड में, तो ये 6 टाइम्स कट गया, मतलब कि 700/6 बचा है यहाँ पे। अब देखो 100 प्लस x, अगर मैं इसको ब्रेसेस से बाहर रखूँ, 100 को मैं इक्वल के उस साइड लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐड हो रहा है, इक्वल के उस साइड जाकर वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 700/6 माइनस 100, क्या हो जाएगा 700 माइनस 600, एलसीएम ले लेंगे तो अपॉन 6 मीन्स 100/6, कैंसिल आउट कर देंगे 2 से 50, 2 50 ज़ा 2 3 ज़ा, 3 से जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो 3 16 ज़ा 48 और 2/3%। इट मीन्स x की वैल्यू है 16 2/3% या फिर 16.66% भी लिख सकते थे। तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 16 2/3% की, या फिर 16.66% की, क्लियर, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी व्यक्ति ने अपनी धनराशि का 30% सबसे बड़ी पुत्री को और शेष का 30% सबसे छोटी पुत्री को दिया। शेष राशि को उसने अपने 2 पुत्रों में बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक पुत्र को 7,350 रुपये मिले तो सबसे छोटी पुत्री को कितना मिला। ठीक है, पहले क्या बोल रहा है, उसने अपनी कुछ धनराशि को 30%, उसका 30% बड़ी पुत्री को दिया, उसके बाद जो बच रहा है उसका 30% छोटी पुत्री को दिया, उसके बाद जो बच रहा है उसको 2 पुत्रों में बांट दिया, जो कि हर एक पुत्र को 7,350 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मान लो कि उसके पास 100 रुपये थे। कितने थे, 100 रुपये थे। ठीक है, 100 में से 30%, स्टार्टिंग में क्या बोल रहा है, अपनी धनराशि का 30%,
ये सबसे बड़ी बेटी को दे दिया। 100 का 30% क्या होगा? 30 ही होगा। ठीक है, ये कैलकुलेट करना सीखे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, 100 कट जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 30। 100 का 30%, यहाँ पे लिख देती हूँ बड़ी पुत्री। ठीक है, 30% उसने दे दिया अपनी बड़ी पुत्री को। अब बचा कितना? 70 बचेगा। 100 में से 30 दे दिया, 70 बचा, ये हो गया शेष। अब क्या बोला है? शेष का 30% सबसे छोटी पुत्री को, इट मीन्स 30% ऑफ 70। 70 का कितना? 30% किसको दे दिया? छोटी पुत्री को। ठीक है, बचा कितना? 70% छोटी पुत्री को दे दिया, तो 30% बचेगा शेष। इसके बाद जो बच रहा है 30%, 70 का 70% बचेगा। ठीक है, 30% दे दिया तो कितना प्रतिशत बचेगा? 70% बचेगा। ठीक है, तभी तो ये ओवरऑल 100% फॉर्म करेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 0 0 कैंसिल आउट, 7 हो गया 21 और ये हो जाएगा 49। ठीक है, अब बोल रहा है जो बचा है शेष, देखो छोटी पुत्री को दिया 30% 21, और जो बचा है शेष राशि का है ना, जो 70% ऑफ 70 है यानी कि 49, उसको दो पुत्रों में बराबर बांट दिया। डिवाइडेड बाई 2 कर लो, 49 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 24.5 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो ठीक है, तो इसका आधा आधा यानी कि 24.5 और 24.5 दोनों पुत्रों को बांट दिया। ठीक है, समान भागों में बराबर भाग में बांट दिया। अब क्या बोल रहा है? प्रत्येक पुत्र को 7,350 रुपये मिले। ठीक है, कितने मिले? 7,350 रुपये। इट मीन्स ये जो पुत्रों का जो राशि है, इसमें से हम लोग देखो 24.5 जो है ये इक्विवेलेंट होगा 7,350 के। ठीक है, हम लोग यहाँ पे 100 में से ले रहे थे तो वो 24.5 आ रहा था, 24.5 आ रहा था, लेकिन इसने दिया है कि प्रत्येक पुत्र को 7,350 रुपये मिले। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 24.5 इज इक्विवेलेंट टू 7350। ठीक है, और निकालना क्या है? सबसे छोटी पुत्री को कितना मिला? सबसे छोटी पुत्री को कितना मिला? 21। हम लोग को 21 का निकालना है, तो 24.5 इज इक्विवेलेंट टू 7350, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 7350 डिवाइडेड बाई 24.5। निकालना है कितने का? 21 का, यानी छोटी पुत्री का भाग निकालना है। 21 दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 7350 डिवाइडेड बाई 24.5 इंटू 21। ठीक है, ये डेसिमल हटा लो, अगर डेसिमल से डिफिकल्टी आ रही है तो इसको हटा के हम लोग ऊपर 0 कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 245, 3 7 जा 21, या 7 से ही काट देते हैं इसको सीधे, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 7 5 जा, ठीक है, 35 से ये पूरा कट जाएगा, 35 2 जा 70, 35 1 जा 35, और ये हो जाएगा 2100 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 6300 रुपये। इट मीन्स छोटी पुत्री को कितना मिलेगा? सबसे छोटी पुत्री को 6300 रुपये मिलेगा। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक चुनाव में दो प्रत्याशी में से एक को कुल वैध मतों यानी कि वैलिड वोट्स का 55% मिला और 15% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि कुल मतों की संख्या 15,200 है तो दूसरे प्रत्याशी को मिले वैध मतों की संख्या बताइए। ठीक है, एक चुनाव हुआ जिसमें दो कैंडिडेट खड़े थे। ठीक है, जिसमें से एक को टोटल वैलिड वोट्स जो हैं कुल वैध मतों का 55% मिला और ओवरऑल में से जितने भी वोट्स डाले गए उसमें से 15% को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया, अवैध घोषित कर दिया गया। तो और यदि कुल मतों की संख्या हम लोग को दे दी गई है यहाँ पे 15,200 है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने वैध मत मिले? ठीक है, वैलिड वोट्स मिले। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 15,200, ये हम लोग का क्या है? टोटल वोट्स। इसमें इनवैलिड और वैलिड दोनों इंक्लूडेड है। यहाँ पे क्या बोला है? कुल मतों की संख्या, इट मीन्स ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, डाले गए वोट्स की संख्या, टोटल 15,200 वोट्स डाले गए, जिसमें से 15% जो है डिक्लेयर्ड
इनवैलिड, यानी कि ये हो गया इनवैलिड, इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे अब, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। 15% इनवैलिड हो गया, इट मीन्स अब जो बच रहा है कितना परसेंट बचेगा, 15% इनवैलिड हो गया, तो 85% जो बच रहा है वो हो जाएगा हम लोग का वैलिड वोट्स, ठीक है। 85% ऑफ 15,200 इज वैलिड वोट्स, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं एक प्रत्याशी को कितना मिला है वैलिड वोट्स का 55%, किसका, वैलिड वोट्स का 55%, इसका 55% मिला है फर्स्ट कैंडिडेट को, ठीक है। अब बोल रहा है दूसरे प्रत्याशी को मिले मतों की कुल वैध मतों की संख्या बताइए। जब 55% इसको मिल रहा है तो 55 माइनस 100 माइनस 55 करेंगे, क्या आ जाएगा 45%, इट मीन्स 45% किसको मिलेगा, सेकेंड कैंडिडेट को, 45% ऑफ वैलिड वोट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 45% ऑफ 85% ऑफ 15,200, ये चीज़ हम लोग को निकालनी है, ठीक है। हम लोग को क्योंकि वैलिड वोट्स ऑफ सेकंड कैंडिडेट निकालना है, तो क्या करेंगे 45% या फिर लिख लें कितना है टोटल 15,200, 15,200 का 85% हो गया वैलिड वोट्स और उसका 45% हो गया क्या, सेकंड कैंडिडेट को मिले मतों की संख्या। इस सेकंड कैंडिडेट को जो वैलिड वोट्स मिल रहे हैं उनकी संख्या को ये बता रहा है, क्लियर है, ये 85 है, ठीक है। कैंसल आउट कर लेंगे जो जो कैंसिल हो रहा है, सबसे पहले 0 0 कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। उसके बाद 5 20 जा 5 1 जा और क्या हो जाएगा 5 7 जा 35, ठीक है। और कट हो गई है 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 4 से ये कट हो जाएगा, 4 3 जा 12, 3 बचा, 4 8 जा 32। अब इन सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग की जो वैल्यू आएगी 5814, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 38 इंटू 17 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 5814, ये हम लोग का होगा टोटल वैलिड वोट्स ऑफ सेकेंड कैंडिडेट, ठीक है। ये क्या है, वैलिड वोट्स ऑफ सेकेंड कैंडिडेट, या फिर बोलें क्या, दूसरे प्रत्याशी को मिले वैध मतों की संख्या कितनी है 5,814, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग को निकालना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है, नोट कर लेंगे।